सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना चेहरा के साथ मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट आयशा राना। हमेशा से आपके लिए अच्छे टॉपिक लेके आते हैं। आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन। यानी कि ये तीनों चीजें जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। जब महंगाई होती है तो करप्शन भी साथ चलती है और बेरोजगारी इस कदर शदीद बढ़ती जा रही है कि लोग जो हैं खास तौर पे नौजवान जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, डिग्री लेके हाथ में घूमते हैं, लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिलती। गवर्नमेंट की जॉब की बात की जाए तो वो नहीं मिलती है, और दूसरी अगर प्राइवेट सेक्टर में वो जॉब करना चाहें तो वो कहते हैं कि एक्सपीरियंस, तजर्बा। पहले वो जॉब करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनको तजर्बा हासिल होगा, और तजर्बे के साथ जो है वो प्राइवेट सेक्टर वाले कहते हैं कि हमारे पास आए तो हम आपको जॉब देंगे। तो ये एक ऐसा संगीन मसला है कि जिसको जितनी भी जिस पे बात की जाए ये कम है, और करप्शन खत्म नहीं हो सकती है हमारे मुल्क से। तो इस पे आज हमने बात करने के लिए स्टूडियो में खास तौर पे यहाँ पे जो मेहमानों को दावत दी है उनमें हमारे पास मौजूद है सैयद आसिफ अली शाह साहब, जो कि सीनियर तज्जिया निगार हैं और हमेशा से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहते हैं, और इनके रहते हुए मुझे भी बड़ी तसल्ली रहती है। और हमारे साथ तशरीफ रखते हैं राना रिजवान अरशद साहब, जो कि सीनियर सहाफी हैं और सीनियर तज्जिया निगार हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन पे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो जैसा कि आपने सुना, हमारा आज का टॉपिक है महंगाई, जो कि हर कोई ही रोना रोता है महंगाई का, उसके बाद है बेरोजगारी, उसका भी रोना हर कोई रोता है, फिर आ जाती है करप्शन। यानी ये तीनों चीजें ऐसी हैं कि जिसपे रोना रोया जा रहा है हमारे मुल्क में। तो इस पे आप अपनी राय दें, क्या रखते हैं राय? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आयशा, बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क और कौम की कि ये तो तीनों चीज़ें आपने बताई हैं, इस मुल्क से ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो पा रही। exactly. और ये आज का इशू नहीं है, सालों साल से हम भी, बल्कि बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं। जब हम स्टूडेंट थे तो उस वक्त सुनते आ रहे हैं कि जी इस मुल्क में महंगाई बहुत है। अच्छा, महंगाई बहुत है, फिर उसके साथ जनाब बेरोज़गारी है। अच्छा, बेरोज़गारी है तो करप्शन भी है। ये बड़ी इस मुल्क की बड़ी बदकिस्मती है, और इसका जो मैं समझता हूँ कि इसका जो मेन सबब बनती हैं वो बदकिस्मती से ये हमारी सियासी पार्टियां इसकी जो हैं वो सबब होती हैं। वो किस तरह होती हैं? सियासी पार्टियां जो हैं उनमें से वो इलेक्शन जब होते हैं उनमें से कोई एक पार्टी सिलेक्ट होकर हुकूमत में आ जाती है। जब वो हुकूमत में आ जाती है तो फिर हुकूमत में आने से पहले बतौर सियासतदान, बतौर सियासी पार्टी तो वो कहते रहते हैं कि जी महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, रिश्वत सतानी है, सारा कुछ है। लेकिन जब वो खुद हुकूमत में आ जाता है तो उनको किसी महंगाई का एहसास नहीं रहता। उनको आम आदमी की बेरोजगारी का एहसास नहीं रहता, और उनको गरीब आदमी जिनके दफ्तरों में मामलात नहीं हल होते, उनको मजबूरन किसी को अपने माँ का ज़ेवर बेच के रिश्वत दे के अपने मामलात चलाने पड़ते हैं, किसी को अपने बाप की कोई जायदाद बेच कर कोई रिश्वत दे। मतलब इस मुल्क में ये बड़ी बदकिस्मती है। तो ये जो हुकूमतें होती हैं, हुकूमतों को चाहिए कि अवाम के लिए कोई पैकेज लेके आएँ, रिलीफ अवाम को दें। और ये हुकूमतें जब आती हैं इक़्तिदार में, ये लोग जब आते हैं सियासतदान, जब ये पोजीशन में होते हैं तो ये बड़ी बातें करते हैं, बड़े दावे करते हैं, ख्वाब सुनहरे दिखाते हैं। हम जनाब 100 दिन में इस मुल्क को नया जो है वो एक मुल्क बना देंगे। हम जनाब 1 करोड़ नौकरियां भी दे देंगे, हम 50 लाख घर भी बना देंगे। मतलब आप वाला वो जो आपका इंट्रो है कि जी महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन आयशा, बड़ी बदकिस्मती ये है कि वो महंगाई, वो बेरोजगारी और वो करप्शन पहले से ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, वो पहले से ज्यादा बढ़ जाती है। अब अवाम जो है ना वो तंग आ चुकी है। वो इन सियासियों से, इन लोगों से, इनके झूठे खोखले वादे, झूठे नारे बेजार हो चुके हैं। लोगों को अब इन पे यकीन नहीं रहा। अब अभी आपके प्रोग्राम शुरू होने से पहले थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि ये क्या हो रहा है, हुकूमत क्या कर रही है, पीडीएम बन चुकी है, वो क्या कर रही है। अब अवाम को पीडीएम से कोई सरोकार नहीं, अवाम को हुकूमत से कोई सरोकार नहीं है। पीडीएम 10 जमातों का एक जो है एक मुरब्बा, एक मजमुआ वो बना था। हर जमात का अपना इंटरेस्ट, किसी को एनआरओ चाहिए, किसी को नैब से बचना है, किसी को अपना एफआईए से बचना है, किसी को मुल्क में वापस आना है, किस तरह आना है। तो बड़ी बदकिस्मती है, ये सब अपने लिए इकट्ठे होते हैं, और जब इनके अपने मफादात हल नहीं होते तो फिर क्या होता है? फिर ये कहते हैं कि जनाब बस मौलाना फजलुर रहमान को
لوگ کہتے ہیں کہ بڑے سیزن پولیٹیشین ہیں, تھرو آؤٹ حکومت میں رہے, اقتدار میں رہے, بڑا کچھ انہوں نے دیکھا. اب پی ڈی ایم کی ایک جو ان کی وہ میٹنگ ہوئی, اس میں زرداری صاحب نے کہا کہ استعفوں پہ ہم اپنی پارٹی کو دوبارہ اعتماد میں لیں گے, ہم اپنی سینٹرل کمیٹی کا جو ہے میٹنگ بلائیں گے, پھر دیکھیں گے کہ ہم استعفوں کی طرف جاتے ہیں کہ نہیں, فی الحال لانگ مارچ کریں. تو مولانا صاحب کیا تھا, اب چلو میں کہتا ہوں جی زرداری صاحب ٹائم گین کر رہے ہیں, وہ کر لیتے بھائی, جہاں اتنا ٹائم گزرا وہاں 2 ہفتے اور گزر جاتے. تو آپ کم از کم, چلو میں ایک بات ضرور یہ کہوں گا, اور جو میں نے اس سارے سینیریو میں دیکھا ہے, کم از کم پی ڈی ایم بننے سے کچھ نہ کچھ عوام کو ریٹ ضرور ملا ہے. گو ان کے اپنے مفادات تھے, ان کے اپنے ذاتی انٹرسٹ تھے, تمام پارٹیوں کے یہ اکٹھے ہو گئے حکومت کو ٹف ٹائپ دینے کے لیے. عمران خان کی نہلی تو اس ملک میں مطلب بچہ جانتا ہے اس کی نہلی سے کہ 2.5-3 سالوں میں اس نے جو وعدے وعید کیے کچھ بھی نہیں وہ کر سکا, نہ اس کے پاس کوئی ٹیم ہے. مانگے تانگے کی, چوروں ڈاکوؤں کی اس کے پاس ٹیم ہے, جن کو کل تک وہ اس کی شکل نہیں دیکھ سکتا تھا, جن کو کل تک وہ برا بھلا کہتا تھا, آج ان کو اس نے اپنی پارٹی میں وزیر بنایا ہوا ہے. جن کو وہ چپراسی تک رکھنا نہیں چاہتا تھا, آج وہ اس ملک کے اہم ترین وزارتیں لے کے وہ لوگ بیٹھے ہیں. تو اس سینیریو میں یہ تھا کہ پی ڈی ایم بننے سے کم از کم آپ کا پیٹرول نہیں بڑھ رہا, پیٹرول بڑھنا, وہ پیٹرول سمری آ گئی ہے, وہ بڑھانا ہے جی, وہ پی ڈی ایم پریشر تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پی ڈی ایم کو چلنا چاہیے تھا. اس کا جو یہ بھانڈا پھوٹا ہے یہ بڑی بدقسمتی ہے. فضل الرحمان صاحب نے بڑا جذباتی فیصلہ کیا ہے. نہیں ہے وہ ان کے پاس جابز نہیں ہے, نہیں ہے, کوئی ان کا سسٹم نہیں ہے. اور دنیا میں دیکھیں, دنیا میں جیسے آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ٹرم آ جاتی ہے اسکول جانے کی, فوراً آپ کے گھر لیٹر آ جاتا ہے کہ آپ کا بچہ اسکول ایج میں آ گیا, اس کو داخل کریں. کوئی ایشو آپ کو فوراً اطلاع دیتے. ہمارے یہ سسٹم بنتا نہیں ہے, بنایا نہیں جاتا. میں یہ سمجھوں یہ کرپشن, بے روزگاری, جتنے بھی مسائل ہیں یہ سارے حکومت کے ہیں. حکومت سے بھی زیادہ بیوروکریسی کے ہیں, کیونکہ اصل پیرنٹ وہ ہوتی ہے. بالکل, جو ہماری سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ تو آتے ہیں کہ ان کو راستہ دکھاتے ہیں, انڈیکیشن دکھتے ہیں کہ اس پیرے پہ آپ نے کام کرنا ہے. اس کو وہ کام نہ کرنا, وہ بے روزگاری, کرپشن, یہ ساری پیدا کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی ہوتی ہے بیوروکریسی. جب تک اچھے لوگ آگے نہیں آئیں گے, ورکنگ نہیں ہوگی, اکروا پروی ختم نہیں ہوگی, میرر بنیاد نہیں ہوگی, جب تک آپ اعظم خان جیسے لوگوں کو پرنسپل سیکرٹری بٹھائے رکھیں گے پھر اس ملک کا یہی حال ہوگا. بالکل, بات آپ نے رضوان صاحب نے کی کہ 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ, ہم نہیں مانگتے, وہ تو دینا, گھر کا چولہا تو جلے. بالکل, بھٹو پہ کیس ہوا تھا کہ اس نے اتنے لوگوں کو روزگار مہیا کیا, میں نے روزگار مہیا کیا. انہوں نے کہا جی آپ نے ناجائز بھرتیاں کی. اس نے کہا میں نے بلاول اور آسو کو تو نہیں دیا. میں نے ایک بندہ اس کو 5-6 ہزار روپیہ تنخواہ دی, کیا کر دے گا, اس کے گھر کا چولہا جو ہے وہ کھانے کے قابل تو ہو. بالکل بات صحیح ہے آپ کی. تو رضوان صاحب آپ سے جاننا چاہوں گے کہ کیا سمجھتے ہیں کہ مہنگائی اور بے روزگاری کی جو وجہ ہے وہ بڑھتی ہوئی کرپشن ہے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جہاں تک کرپشن کی بات ہے نا, میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے 2-2.5 سالوں میں کرپشن کے ریٹس بڑھ گئے ہیں. ہم دیکھیں, ہم جرنلسٹ ہیں, ہم عوام کی آنکھ اور کان ہیں. بے شک, ہمارا عوام سارا دن ہمارا عوام کے ساتھ, عوام کے لیے گزرتا ہے. بالکل. اب ایک کام آپ کا آپ لگا لیں کہ تحصیل کچہری ہے, پٹواری ہے, وہاں ایک کام آپ کا فرض جو ہے وہ مثال کے طور پہ 1000 روپے میں ملا کرتی تھی, آج وہی فرض جو ہے وہ 10,000 روپے میں مل رہی ہے. مہنگائی, رشوت جو ہے, رشوت کے ریٹس ڈبل ہو گئے ہیں. عمران خان صاحب آئے تھے رشوت ختم کرنے, کرپشن ختم کرنے, اب کرپشن ڈبل ہو گئی ہے, ریٹس بڑھ گئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کرپشن کیسے ختم ہوگی. ایک بچہ ہے, ابھی آپ نے نوکری اپنے بات کی, تعلیم کی بات کی, میں بی اے ہوں, بی اے جرنلزم ہوں. میں ایسے بچوں کو دیکھ رہا ہوں ڈیلی کی بنیادوں پر جو ماسٹرز ہیں, ڈبل ایم اے ہیں, اور وہ ڈگریاں ہاتھ میں اٹھائے سارا دن مار پھرتے ہیں آپ کے آفس, سرکاری دفتر, پرائیویٹ دفتروں. بالکل بالکل, بہت برے حالات. کیا ہوگا اس ملک کا, کیا ہوگا؟ یس بالکل. اچھا دیکھیں وہی آپ والی بات,
सरमायादार तो पहले कहता है कि भाई एक्सपीरियंस लेके आओ, तो भाई एक्सपीरियंस को अपनी माँ के पेट से लेके आएगा, कहाँ से लेके आएगा? इसी अगर आप उसको सिस्टम में लाएंगे तो उसको एक्सपीरियंस मिलेगा ना, माँ के पेट से तो कोई एक्सपीरियंस नहीं लेके आता। इसी दुनिया पे आपने सर्व करना है, सर्वाइव, पहली जॉब कहीं ना कहीं तो करनी पड़ेगी ना उसके बाद आपको एक्सपीरियंस, पहली जॉब से एक्सपीरियंस मिलेगा, दूसरी जॉब से एक्सपीरियंस मिलेगा, तीसरी जॉब से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। अब एक्सपीरियंस तो काम किसी को आप देंगे तो वो काम करेगा। बच्चे डिग्रियां लेके फिर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही। मैंने खुद देखा है कि इतना पढ़ा लिखा नौजवान जो है वो करीम चला रहा है, यानी टैक्सी चला रहा है, कैब चला रहा है। बड़ी बदकिस्मती है ना, बहुत ज्यादा। आपने वादे किए थे कि जनाब मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, तो भाई आप 1 करोड़ नौकरियां देते, करप्शन खत्म हो जाएगी। मैं आपको बताऊं, मैं इस्लामाबाद में रह रहा हूँ, इस्लामाबाद एक सेक्टर है F11 जी, मैं F11 में रह रहा हूँ, आए दिन F11 में चोरियां हो रही हैं, खाली चोरियां नहीं हो रही, डकैतियां हो रही हैं। मेरे साथ लेफ्ट राइट जो गलियां हैं, मेरी स्ट्रीट जिसमें मैं रहता हूँ, वहां पे भी चोरियां हो चुकी हैं, लेफ्ट राइट सीटों में डाके पड़ चुके हैं। अब एक पढ़ा लिखा बच्चा बेरोजगार हो गया है, अब वो सारा दिन नौकरी के लिए फिरता है, नहीं उसको मिलती, तो अल्टीमेटली इंसान है ना, आपने सुनते आ रहे होंगे, मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि जो बंदा फारिग होता है, जिसके पास काम नहीं होता, उसका फारिग दिमाग जो है ना वो शैतान का घर होता है। हाँ, नेगेटिविटी आपके ज्यादा बढ़ती जाती है। अच्छा, आप घर से निकलेंगे, शाम को वापस खाली हाथ घर आएंगे, नौकरी नहीं, जॉब नहीं, बिल्कुल। माँ बाप बेचारे जो हैं, जिन्होंने आपको दिन रात मेहनत करके और बड़ी एफर्ट्स पढ़ाया लिखाया, माँ बाप, मैं आपको बताऊं, देखिए मैं भी एक बाप हूँ, बेशक हम सब इस माशरे में देख रहे हैं, माँ बाप अपना पेट काट कर अपनी औलादों को पढ़ाते हैं। बिल्कुल ठीक है। जब एक माँ बाप अपना पेट काट के अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के MA डबल MA करा के नौकरी नहीं मिलेगी, तो उन माँ बाप के बेचारों की क्या हालत होगी, और उस बच्चे की क्या हालत होगी। बिल्कुल। और अब बच्चे जो हैं बड़े समझदार बच्चे हैं, उनको पता है कि हमारे माँ बाप ने हमारे साथ क्या किया, बिल्कुल मुश्किल से मतलब है अपने गुजारा किया है, और हमारे बिल्कुल जी सही है वो आज उनके लिए नौकरियां नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो अपने माँ बाप के लिए मजबूर होकर कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे मतलब जो है वो चीज तो गलत है, चोरी गलत है, डकैती गलत है, मतलब लेकिन वो उनके पास कोई रास्ता नहीं है, वो कहेंगे जी हमने तो अपने बूढ़े माँ बाप का पेट तो पालना है। तो ये हुकूमत वक्त को चाहिए, किसी भी हुकूमत वक्त को चाहिए होता है कि वो अपनी आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करे। बिल्कुल जी, आपने बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ आप मतलब मैं तो देखता हूँ, मैं बड़ा अफसोस होता है कि आपके हुक्मरान जो हैं वो कुत्तों के साथ खेल रहे हैं, वो मतलब अपने मौजे मार रहे हैं ना भाई। आप ना कि करप्शन बढ़ी है, हाँ जी, करप्शन आगे मैं सेकंड करूंगा जी खुद कशियां लोग कर रहे हैं और अपने औलाद बेच रहे हैं, उन्होंने बोर्ड लगाया है औलाद बढ़ाए फरोख्त, बेटा बढ़ाए फरोख्त, ऐसा ही है। इससे तो कुरान को फिर अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। इससे बड़ी बात क्या होगी कि एक बंदा इसलिए खुदकशी कर रहा है कि उसके बच्चों को खाना नहीं मिलता है, उसने खुद भी कर दिया और बच्चों को भी नहर में फेंक दिया। बिल्कुल हो रहा है ऐसे आप देखें ना, आप तो मीडिया से हैं ना, आप तो मतलब हम लोग तो जर्नलिस्ट हैं, साफी हैं, हम हर वक्त फील्ड में होते हैं, और आप अखबारें उठा के देखें, आप टॉक शोज टीवी उठा के देखें, टीवी टेंशन ही होती है, रोना ही आता है, टेलीविजन पे जो टिकट चल रहे होते हैं जी, वो फलां ये हो गया वो हो गया, क्या आपको बताएं, इस माशरे में सब कुछ हमारे सामने है। तो हुकूमत वक्त को चाहिए होता है कि वो अपने लोगों के लिए, अपनी आवाम के लिए कुछ ऐसे मंसूबे लेके आए, कोई ऐसी प्लानिंग। मुझे 22 साल हो गए जनाब इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हुए 22 साल से, हम जी इस मुल्क के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, फलाना लूट रहा है, फलाना चोर है, नून लीग वाले डाकू हैं, पीपल्स पार्टी वाले डाकू हैं, काफ लीग वाले कातिल हैं, चोर है। भाई आपने लोगों को 22 साल ख्वाब दिखाए हैं, 22 सालों में आपने लोगों को एक दिमाग बनाया, यार मैं परफेक्ट हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं आपके लिए डिलीवर करना चाहता हूँ। लोगों ने मौका दे दिया, आपने और मैंने, आवाम ने, हम लोगों ने मौका दे दिया, यार इसको भी मौका मिलना चाहिए। अब वो मौका जो उसने मिला था, वो उसने मौका वो अवाम पर ही उल्टा उसने बम गिराने शुरू कर दिए, और उल्टा उसको मतलब जो है अवाम को खराब। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि महंगाई का रोना तो सब ही रोते हैं। शायद अब इस पे भी आपकी बात करें हम जी, ये महंगाई को तो कहते हैं कि अपने वसाइल बढ़ाएं, वो वसाइल तब बढ़ाएंगे जब आप वसाइल बढ़ाने का मौका देंगे बिल्कुल। जब आप हर चीज महंगाई कर देंगे, खाना मुश्किल, तो ये करप्शन को किस तरह से, क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए कि इसको खत्म किया जा सकता है? खत्म करने का तरीका ये है कि जैसे हम बड़ी मिसाल दे दिया करते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु,
کہ جب وہ خود تھے تو انہیں بڑی عیاشی کرتے, بڑے اچھا کپڑے پہنتے, بڑا اچھا کھاتے. جس نے ان کو خلیفہ وقت کا عہدہ دیا گیا تو انہوں نے کہا میں وہ کھاؤں گا جو سب سے غریب ترین آدمی کھاتا ہے. حضرت عثمان غنی کی مثال لے لیجیے, حضرت علی کرم اللہ وجہ کی مثال لے لیجیے, عمر فاروق. یہ کہتے ہیں راستے میں جینا. میرا سب سے بڑا تعجب یہ ہوتا ہے کہ پہلے 300 کنال کا گھر چھوڑے, بتائیں کہ آپ 5 مرلے کے گھر میں 10 مرلے کے گھر میں, پھر اب ہم سے کہیں کہ میں آپ جیسا میں ریاست مدینہ بنانا چاہوں. آپ کہہ رہے ہیں میرا 2 لاکھ روپے میں گزارا, ان کی طرح 8 لاکھ سے قریب ہوگی. تو اگر آپ کا 2 لاکھ میں ایک اکیلے بندے کا گزارا نہیں ہوتا, جس کا سارا خرچہ بھی اور جس کی 50,000 روپے تنخواہ ہے اور اس نے اپنا پورا فیملی کو بھی چلانا ہے, 16,000 روپے تنخواہ, وہ کیا کرے گا؟ گھر کا کرایہ اس نے دینا ہے, اس نے اپنا راشن پانی بھی گھر میں لے کے آنا ہے, اس نے بجلی کا بل تعلیم بھی دلوانی ہے بچوں کو. اور آج میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میں نے جو میری اسیسمنٹ ہے, جو میں نے سروے کیا, جو میں دنیا سے مل رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں, ماں باپ ان پڑھ ہیں, غریب ہیں, لیکن ان کی خواہش ہے کہ میری اولاد پڑھ جائے, میری اولاد پڑھ جائے, آگے دیکھنا چاہتے ہیں اس کو. بالکل بڑا فکرہ بولا جاتا ہے کہ مچھلی کھانا نہ سکھائیں, مچھلی پکڑنا سکھائیں. انہوں نے جو لنگر لگائیں, جس کا یہ بہت بڑا کریڈٹ دیتے ہیں, ہم نے لنگر کھانے کھول دیے. آپ نے ملک ریاض سے بڑے تو لنگر کھانے نہیں کھولے, آپ نے عیدی سے زیادہ ورکنگ زون نہیں کیا. آپ کا یہ کام نہیں ہے, آپ کا کام ہے ایک ڈائریکشن دینا قوم کو, ایک ورکنگ دینا قوم. بالکل. اس کے پیچھے بھی کہانی ہے شاہ صاحب, اس لنگر خانوں کے پیچھے بہت بڑی کہانی ہے, اور وہ کہانی یہ ہے کہ آپ نے ماضی کی حکومتوں کو, جن کو آپ چور, ڈاکو اور لٹیرے کہتے تھے, آپ نے ان کے سے سیکھا ہے. پچھلے زمانے میں نون لیگ نے اپنا کھولے تھے تندور, سستے تندور, اور سستے تندور میں جتنی کرپشن ہوئی, جتنا ظلم ہوا, عوام کا پیسہ, ٹیکسوں کا پیسہ وہ تندوروں کے اندر جھونک دیا گیا. وہ بیوروکریسی نے عیاشی کی, پولیٹیشنز نے عیاشی کی, وہ وزیروں کی موجیں لگ گئیں. اب انہوں نے ان سے اور تو کچھ نہیں سیکھا, کرپشن ان سے سیکھ لی, ایک نیا اینگل دے دیا, ایک نیا راستہ کہ جی لنگر خانے کھل گئے. یہ لنگر خانے ٹوٹلی کرپشن کا راستہ ہے, ٹوٹلی ایک شیپ چینج ہو گئی ہے. جو نون لیگ کے دور میں اور شیپ تھی, پیپلز پارٹی کے دور میں تھی, اور اب اور چینج ہو گیا. رضوان صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ہاں قانون جو ہے وہ عمل درآمد نہیں ہوتا, اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے جو ہے ہم چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک سے واپس آتے کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں مہنگائی, بے روزگاری اور کرپشن پہ. ابھی ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے سردار شوکت حیات خان صاحب نے, جو کہ ماہ ناز نعت خواں ہیں. تو پروگرام گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, اس سے پہلے ہم ان سے نعت شریف سنیں گے. تو شوکت صاحب کیا آج ہمیں کون سی نعت سنا رہے ہیں؟ میں آج تاجدار گولڈ جناب سید پیر میری شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار پیش کروں. جی پلیز. صلی علی نبینا صلی علی محمد سبحان اللہ صلی علی شفیعنا صلی علی محمد اج سکھ متران دیوان دیری کیوں دلڑی اداس کنیری لوں وچ شوق چنگیری آج نینا لایا کیوں جھڑیاں مکھ چن بدر شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی. سردار صاحب کو اللہ بڑی عطا کی ہے, بے شک بہت خوبصورت آواز.
आमीन सुम आमीन। तो हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन पे हम आज बात कर रहे हैं। तो एक सवाल जो कि ब्रेक से पहले मैंने किया था कि क्या हमारे यहाँ जो है वो कानून अमल दरामद नहीं होता, जिसका दिल चाहता है महंगाई कर देता है। इस चीज पे हम बात ये भी जाएगा सेरा हुकूमतों के साथ, हुक्मरानों के साथ जी, क्यों नहीं महंगाई को कंट्रोल किया जाता। ये इतने डीसी जो बैठाए हैं, इतने प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो बैठाई हैं, ये किस मर्ज की तो है, ये बजट बैठाए हैं, ये किस मर्ज की है। आप यकीन करें पिछले कई महीनों से एक दफा सौदा लेने जाए, दोबारा लेने जाए तो हर चीज का रेट बढ़ा होता है, डबल हो जाता है, डबल हो जाता है। हाँ जी, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है दुनिया पूरी के अंदर। सऊदीया देख रहे हैं, हमारा इस्लामी मुल्क है, यूके देख रहे हैं, वहाँ पे कंट्रोल इतना सख्त कंट्रोल है कि कोई बंदा एक पैसा भी बढ़ा नहीं सकता। एक बात, दूसरी बात हमारे यहाँ मिलावट की, आपको पैसे असल लेंगे, मिलावट शुदा चीज़ आपको देंगे। हमारे यहाँ बहुत सी मिसाल है, लेकिन जब तक कानून की अमलदारी नहीं होगी, खाली बजट बढ़ाने से कुछ नहीं होता। खाली प्राइस कंट्रोल कमेटी को, लोगों को ये ऐसे में करते हैं, अपने लोगों को एडजस्ट करते हैं कि आप चेयरमैन प्राइस कंट्रोल कमेटी बन गए, आप मेंबर प्राइस कंट्रोल कमेटी बन गए, तो ये सब अपने बंदों को एडजस्ट करते हैं। और ये वो बंदे होते हैं जो इनके लिए खाने का सबब बनते हैं, जो इनके लिए साजो सामान मुहैया करने का सबब बनते हैं, जो इनके लिए रिश्वत का सामान और बाजार गर्म करने का काम करे। जिस किसी का काम पहुंचेगा वो जाएगा, यार ये लाइसेंस जारी कर दो, ये घी का लाइसेंस जारी कर दो। रिजवान साहब स्माइल दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप एग्री बिल्कुल एग्री नहीं हो सकता है। बड़ी शाह साहब जो बात कर रहे हैं, मेरा बड़ा दिल दुख रहा है, बड़ी तकलीफ हो रही है मुझे। और हमेशा जब ये इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो दिल दुखता है कि हम मुसलमान हैं, हम कौन से मुसलमान हैं, कहाँ के मुसलमान हैं, कैसे मुसलमान हैं हम। मैं शाह साहब बात कर रहे थे ये महंगाई इस पे सारा, मुझे आगे माह रमजान आता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिएगा ये जो महंगाई और ये जो महंगाई है ना, इसका एक नया तूफान खड़ा हो जाएगा रमजान मुबारक के महीने में। हम अच्छा तूफान तो खड़ा होता ही है, साथ में वो क्वालिटी वो चीजें भी नहीं मिलती। तूफान ना कहना, अब आपके सुनामी आएगा। देखिए मुझे 20 साल हो गए इंटरनेशनली ट्रैवल करते। मैं दुनिया में जाता हूँ, कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस मीडिया के हवाले से शोज होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, कोई फोरम्स होते हैं, हम वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ दुनिया को देखने का, मिलने का, घूमने फिरने का मौका मिलता है। जब ऐसे कोई मौके आते हैं ना, रमजान मुबारक जैसे हमारे पास आ गया, वहाँ जब उनके लोगों के उनके सालाना इवेंट्स होते हैं, उनके कौमों के उनके जो मौके होते हैं, वहाँ पे सेलें लग जाती हैं। हर लिहाज से बिल्कुल रिलीफ दिया जाता है। सेलें ऐसी रिलीफ होता है कि लोग ऐसे उठा रहे होते हैं चीजें जैसे फ्री में मिल रही हैं। हम मुसलमान हैं, हमारे मुसलमानों का एक बड़ा अहम जो है वो मतलब महीना है रमजान मुबारक का महीना, जिसमें हमारी इबादतों का जो हमें उसका जो है ना 70 गुना और पता नहीं कितना गुना ज्यादा सवाब मिलता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। और उसमें हम महंगाई भी जो है ना वो 70 और अच्छी चीजें जो है वो स्टोर कर देते हैं, और जो खराब चीजें होती हैं वो हम मार्केट में निकालते हैं। बात फिर वही आ जाती है हुक्मरानों की कि आपके हुक्मरान जो है ना, उन्होंने अवाम को फैसिलिटेट करना होता है, अवाम को रिलीफ देना होता है। अब जब आप बात कर रहे हैं कि किस तरह इन चीज़ों को मैनेज किया जाए जी, जब तक हुकूमत के अंदर अवाम के खैर खा लोग नहीं बैठेंगे, जिनको पब्लिक से इंटरेस्ट है, जिनको मुल्क से इंटरेस्ट है, वो नहीं बैठेंगे। जब मांगे तांगे के लोग आपके पास आएंगे। मैं हमेशा टॉक शोज में बैठ के बात करता हूँ कि मैंने अभी आपसे कहा कि 22-23 साल से मैं इमरान खान की पार्टी को कवर कर रहा हूँ। जी जी जी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान के अटेंड कर रहा हूँ। जी जी। इमरान खान साहब ने इलेक्शन में जो 2018 का इलेक्शन हुआ है, किसको टिकट दिए? मैं ये इसी दफ्तर में बैठ के मैं लाइव नशरियात में मैं कह रहा था, जिस दिन सुबह इलेक्शन था, यहीं बैठ कर मैं कह रहा था कि आज अगर इमरान खान ने उन लोगों को टिकट्स दिए होते जो 22-23 साल से जो डे फर्स्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे, जो इस मिशन के इस काज के साथ थे, तो आज सिनेरियो कुछ और होता। आपने टिकट बेचे, थ्रू आउट आपने टिकट बेचे, आपने लोटो का नाम क्या रख दिया? इलेक्टेबल्स। मतलब जो जिनको पूरी हम बचपन से 47 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि ये लोटे हैं, ये पार्टियां, ये मफादात की खातिर पार्टियां चेंज कर देते हैं। आज आप कह रहे हैं ये इलेक्टेबल्स हैं। क्या इलेक्टेबल्स होते हैं? आपने भाई आप ना गवर्नमेंट में आते, ना बना सकते, आप टिकट तो कम से कम उन लोगों को देते जो आपके साथ सिंसियर थे, जो पार्टी के साथ सिंसियर थे, जो 22-23 साल से आपके साथ खड़े थे, और जो
جو لوگ اس ملک کے ساتھ آپ کی آواز پہ آئے, اس ملک کی تکلیف کو, اس ملک کے عوام کی تکلیف کو سمجھنے والے لوگ تھے, ان کو تو آپ نے سائیڈ لائن کر دیا. ایگزیکٹلی. اب یہاں پہ اب میں کل ایک سوشل میڈیا پہ ایک چیز دیکھ رہا تھا بڑی انٹرسٹنگ. میرا وہ دوست بھی ہے لیکن اب چونکہ بات آ گئی ہے تو کر جانی چاہیے. عبد القادر صاحب کو ٹکٹ ملا سینٹ کا بلوچستان سے. اچھا. شور شرابہ ہوا, ٹکٹ واپس ہو گیا. اچھا. عبد القادر آزاد جیت گئے, پیسے والا آدمی تھا, آزاد جیت گئے, آزاد جیت کے پارٹی میں شامل ہو گئے, جتوا دیا گیا نا آزاد ان کو. اب وہ ان کے گلے میں عمران خان نے وہ پٹا جس کو ہم کہتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کو مفرل ڈالا, پی ٹی آئی کا پٹا ڈالا. وہ پٹا 72 لاکھ روپے کا پٹا ہے, مطلب 72 کروڑ روپے کا وہ پٹا جو ہے وہ مطلب عبد القادر خان کے گلے میں ڈالا. کیا بنے گا اس ملک کا؟ آپ لوگوں کو آپ سینٹر ان لوگوں کو بنا رہے ہیں کہ جن کے پاس مال ہے. بھائی آپ کے میں میری ٹپس پر نام ہے جو 23 سال سے 24 سال سے عمران خان کے ساتھ دن رات پارٹی کے لیے آپ محنت کی, لگن سے, محبت سے, شوق سے, اور عمران خان کے نعرے پر وہ کٹھے ہوئے, لیکن ان کے پاس کروڑوں روپے نہیں ہے نا. اچھا. اس لیے ان کو ایمنس کے ٹکٹ بھی 18 میں نہیں ملے تھے, ایم پی کے ٹکٹ بھی 18 میں نہیں ملتے, اور سینٹ کے ٹکٹ بھی ان کو نہیں ملے کیونکہ ان کے پاس کروڑوں روپے اربوں روپے نہیں ہے. عمران خان کے فنڈز, عمران خان کا کچن کوئی اور, وہ کروڑوں روپے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو مل جاتے ہیں اگر وہ ان کو ٹکٹ دیتے ہیں. کیا اچھا جو نے بات کی نا سستی روٹی کی, جو بات کی کہ اس میں بہت سے لوگوں نے کھایا, ہر جس کا دال لگا اس نے خوب کھایا اس میں. اسی طرح ابھی جیسے رمضان شریف کی انہوں نے انڈیکیٹ کیا آ رہا ہے, کھجور ہماری سنت ہے کہ اس سے روزہ کھونا, افطار کیا جائے. بالکل افطار کیا جائے. وہ اس دفعہ دیکھی کہ اب پچھلے سال سے ریٹ ڈبل ٹرپل ہو گئے. میں آپ کی بات کی قطع کلامی کی معذرت. جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم یا رب. ہم اس میڈیا اور اس فورم سے اگر یہ پیغام حکومت تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اپنے بیوروکریٹس کو, اپنے تھنک ٹینکس کو, کہ خدا را جس طرح میرے فاضل دوست نے بات کی کہ انہوں نے بڑا ٹریول کیا اور مختلف انہوں نے سیمینارز کا بتایا. جی جی. تو اتفاق سے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, آل رسول کا اور آل حسین کا غلام ہونے کے ناطے امریکہ, انگلینڈ, یورپ یہاں پڑھنے کا اتفاق ہوا, اور میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا کوئی معاوضہ نہیں لیتا. میں نے اپنے ٹکٹس پہ پوری دنیا کا سفر کیا ہے. تو جب میں ان کا غلام ہوں تو میں پھر خاطر میں ہر انسان کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں, پر جھجک نہیں اسی کے لیے. آپ نے فرمایا کہ وہاں پہ مختلف جو ان کے تہوار ہوتے ہیں, سب سے بڑا تہوار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ہے. کرسمس کے موقع پہ جیسے انہوں نے بتایا سیلیں لگ جاتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, راؤنڈ دا گلوب یہ کام چلتا ہے, یورپ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, جہاں جہاں بھی ہیں ہمارے یسوع علیہ السلام کو ماننے والے لوگ. جی جی جی. وہاں ایک چیز میں نے دیکھی ہے, میں مختلف مارکیٹس میں گیا تو انہوں نے سیلز 1 مہینہ پہلے اناؤنس کیا جاتا ہے. جی. کوالٹی ایشورنس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا, اور ہر مارکیٹ نے اپنے اپنے ڈور سٹیپس کے اوپر بہت بڑے تھال اور ٹوکرے لال سیبوں سے سجا کے رکھے ہوتے ہیں. جی. اور وہ آپ جتنی دفعہ اس دکان میں جائیں گے وہ کہیں گے ہمارے نبی کے صدقے یہ لے کے جاؤ, جیزس کی آنے کی خوشی لے کے جاؤ. تو ہمارے ہاں جس طرح میرے فاضل دوستوں نے کہا کہ ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے, پیاز مہنگا ہو جائے گا, آپ کا آلو مہنگا ہو جائے گا, کیوں آپ کے ٹماٹر مہنگے ہو جائیں گے, آپ کی مرغی مہنگی ہو جائے گی, ساری چیزیں, ان ساری چیزوں کو. اور جس طرح آپ نے کھجور کا فرمایا, پاکستان میں فائنسٹ کوالٹی آف دا ورلڈ ڈیٹس اوور ہیئر ان پاکستان. جی جی جی. آپ کے سکھر کی بیلٹ کے اوپر دنیا کی بہترین کھجور ہے. جی. آپ کے پڑوسی ملک ایران سے دنیا کی بہترین کھجور ملتی ہے.
हुकूमत वक्त ने जिस तरह आपने इन सारी चीज़ों की बात की है, मैं इहाता करूँगा। मैं तिफले मकतब हूँ आपके सामने भी और माशाअल्लाह रिजवान के सामने भी। यूटिलिटी स्टोर एक गरीब का ऑप्शन है। जी जी जी। उसने ऑप्शन अपना देखना है कि मेरे लिए हुकूमत के वक्त ने क्या ऑप्शन रखा। जी जी जी। मैंने पिछले 2 बरसों से ये डाटा इकट्ठा किया है कि यूटिलिटी स्टोर्स का अमला ही या मुख्तलिफ दोस्त अहबाब मिलके चीनी गायब कर दी जाती है, चावल गायब कर दिए जाते हैं, खजूर गायब कर दी जाती है। तो मेरी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से ये मुअद्दबाना गुजारिश है इस फोरम से कि खुदावंद करीम आपको इस रियासत को रियासत मदीना बनाने की बिल्कुल और हिम्मत अता फरमाए और इसको आप लचक दिखाए बगैर जी फोकस करें कि इस दफा के रमजान शरीफ में महंगाई को कैसे कंट्रोल करना है, चीनी और चावल जी जी और मुख्तलिफ अशियाए खुर्दनोश जो कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के फोरम से अवाम को दी जाएं और जिनके लिए आपने सब्सिडी का ऐलान किया है, सब्सिडी को आप देखते हुए गरीब की गुर्बत और खास कर ये जो रहमत का महीना जी और बख्शिश का महीना आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल इसमें आप सब लोग मिलके और हमारी कौम मिलके दुआ गो भी हों कि हमारी इस कोरोना से जान छूटे और हमें आप मुस्तफीज होने दें मुकम्मल तौर पे रमजान शरीफ की रहमतों से, बरकतों से और मगफरत के आमीन जी सुम्मा आमीन जी। शौकत हयात साहब ने बहुत अच्छी बात की है। गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। हम सब सही तालीमी इदारों की तलाश में रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये सिर्फ क्लासेस लेना और इम्तिहानात देना ही नहीं है, बल्कि ये इदारे हमारा दुनिया के बारे में नजरिया तब्दील करते हैं। लीड्स यूनिवर्सिटी वही जगह है जहां पर आप अपनी शख्सियत को मजीद निखार सकते हैं। हम आपकी पोशीदा सलाहियतों को उजागर करके आपको एक बाएतमाद और काबिल शख्सियत बनाते हैं। मजीद मालूमात के लिए राबिता करें। वेलकम बैक। हम बात करें महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन पे, तो इसको गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। पूछेंगे कि अगर इस तरह से हम एक कौम और एक मंजिल का हम शाह साहब नारा लगाते हैं और किस तरह हम फिर बन पाएंगे ये? देखिए, बात मैं फिर वही करूंगा, चूंकि हुकूमत ने ये इकदाम करने हैं एक कौम को यकजा करने के लिए। चूंकि हमारे यहाँ मुख्तलिफ तबकाती तकसीम है हर शोबे के अंदर, हर सिस्टम के अंदर। जैसे मेरे भाई ने, सरदार साहब ने कहा कि यूनिट स्टोर के अंदर मैंने लास्ट टाइम एक बड़ी जो इस वक्त हुकूमत की कुल पुरजा थी, वो चेयरमैन थे उस वक्त, मैंने उनको कहा कि आप यूनिट स्टोर पे सिर्फ कम से कम ऑल पर, क्योंकि वो तो खुला नहीं बेच सकते, हाँ, बिल्कुल, वो तो पैक, मैं क्या उस पे खाली लिखते हैं ओनली फॉर यूनिट स्टोर, नॉट फॉर सेल, ओनली फॉर यूनिट स्टोर। मैं क्या इस तरह की तहरीर लिखते हैं ताकि वो बहुत नहीं बिक जाएगा। अच्छा, ये आम उसमें और यूटिलिटी वाले जो हैं उनमें फर्क होता है रेट्स में? फर्क तो बहुत ज्यादा, 30 रुपए का फर्क होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तकरीबन 30 रुपए का फर्क होता है। ठीक है, पिछले दफा 168 का था और जो वहाँ मार्केट में, तो क्वालिटी में भी फर्क होता है? नहीं, क्वालिटी एक ही होती है, क्वालिटी एक होती है, लेकिन वो जो हमारे यूटिलिटी स्टोर्स वाले हैं ना, ये फिर उसको अपने हिसाब से चलाते हैं ना। ये असल तो बात ये है कि यूटिलिटी स्टोर जो बनाया गया वो आवाम को रिलीफ देने के लिए पैसे कुछ देती है, बाकी वो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। अच्छा, मैं समझ गई, और आवाम को रिलीफ दिया जाता है। लेकिन वो जो सब्सिडी होती है ना, वो गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है वो आवाम की तरफ नहीं जाती, वो इन्हीं जो वफाकी वज़रा, वफाकी सेक्रेटरीज और ये जो सिस्टम है ना गवर्नमेंट, ये उन्हीं के घरों में जा रहे होते हैं, ये ऑलरेडी बुक्ड होते हैं।
अच्छा। ये जो किसी भी यूटिलिटी स्टोर का मैनेजर, अच्छा। उसके ऊपर जो जोन मैनेजर होते हैं, रीजनल मैनेजर्स होते हैं, वो क्या कहना चाहिए यहाँ पे, मतलब खुशामदी तबका है, खुशामदी तबका है। वो जब स्टोर आता, स्टॉक आता अच्छा। है, वो फोन शुरू हो जाते हैं, सर ये आपके घर हम ये चीज भेज रहे हैं, आपके घर ये चीज भेज रहे हैं, अच्छा। ये, और वो देते पैसों में ही है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, लेकिन वो एक जो एक आम आदमी, जो बंदे लाइनों में लगे हुए हैं ना, जिनका हक होता है, गरीब आदमी का, आवाम का, जिनको रिलीफ दिया जाता है, उनको मिलता नहीं है, उनको नहीं मिलता, भी बड़े आदमियों को ही मिलता है, उसका तरीका कर देता है। अवाम सुबह जाती है, वो कहते हैं 11 बजे चीनी आएगी, आपको मिल जाएगी। जब 11 बजे जाएंगे तो कहेंगे अभी नहीं आई, जब 6 बजे जाएंगे तो कहेंगे वो आई थी बिक गई। वो लाइनों में लोग लगे, वो वहीं पे बैठ जाए वैसे। दूसरा ये चीनी लेके ही घर जाए फिर। दूसरी आशा ये है कि जितनी चीनी, घी, चावल जैसे सरदार साहब ने बताया, ये सारी जाती है हलवाइयों के पास और बेकरियों के पास, क्योंकि वहाँ पे उनकी कंजम्पशन अच्छी होती है। वो मतलब वो ज्यादा पैसों में बिक जाती है वहाँ पर देते हैं ना स्टोर वाले जो मैनेजर्स हैं, वो देखिए जो वो एक चीज मार्केट में बिक रही है 100 रुपए की, यूटिलिटी स्टोर में वो है 80 रुपए की। 20 रुपए का फर्क है आम आदमी, गरीब आदमी के लिए। लेकिन होता क्या है, यूटिलिटी स्टोर का मैनेजर जो है, या उसकी जो टीम है, सुपरवाइजर है, जो अमला वहां पे है, वो क्या करता है, वो 100 रुपए की चीज जो 80 रुपए की आम आदमी को मिलनी है, वो आम आदमी को 80 की जाने के बजाय वो 90 रुपए की एक दरमियानी उसमें चले जाती आदमी है, जिसकी बेकरी है, जिसका जनाब कोई चाय का वो होटल है, मतलब ये भी तो करप्शन में आ गया ना, करप्शन हो रही है यहाँ पे भी। उसमें क्या होता क्या है, सुनामी का वो जो 10 रुपए उसको बच गए, जिसने मार्केट से 100 रुपए में खरीदना है उसको 10 रुपए बच गया। यूटिलिटी स्टोर वाले जो अमला है 10 रुपए उसको बच गया, पर उस हेड जो भी है, तो ये करप्शन है। नहीं, ये वही ना, ये करप्शन है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इसमें मैं थोड़ा सा इजाफा करूँ, ये पैकेज आता है रमजान में, और ये ठीक 3 महीने बाद, 2 महीने बाद जब बड़ी ईद आती है, तो यही जो रेट होता है ये डबल हो जाए। अगर रमजान में, जैसे मैंने आपको बताया कि 170 का मेरा पैक था, 190 का बिक रहा था मार्केट में। अच्छा। जैसी एक बड़ी वो चला गया 120 पे। अब वहां से 10 रुपए वहां से कमाए, 20 रुपए यहाँ से कमाते हैं, यानी 1 करोड़ रुपए से 30 लाख रुपया वो प्रॉफिट कमाते हैं। 1 करोड़ रुपए 30 लाख रुपया प्रॉफिट कमाते 2 महीने में सिर्फ। और ये अरबों में चला जाता है, ये अरबों में। और फिर ये चीनी जो है, घी है, चावल है, ये खराब तो होता नहीं 6-7। हाँ, इसको स्टोर कर लें आसानी से। इसको हम कहते हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी। एक तो रेट बढ़ देते हैं, दूसरा उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो जाती है, जो कि अवाम के जो इनका हक है, अगर वो समझे ना, तो ये पैसा होता है ज़कात का, ये पैसा होता है इमदाद का, जो कि आम गरीब 10 रुपए इमदाद लें तो नहीं शाह साहब मैं इमदाद नहीं लूंगी, तो खुद। लेकिन ये सारे बड़े जो हैं, ये सारे उस इमदाद से, उस ज़कात से, उससे फायदा उठाते हैं और खूब उठाते हैं। इसका लुबल बात ये है कि जो आम आदमी है, जिसके लिए ये रिलीफ पैकेज बनाए गए हैं, उसको मिलता ही नहीं है, उसको मिलता ही नहीं है। वो मजबूर होके फिर उसी दुकान पे जाता है जहाँ से उसको 100 रुपए की चीज मिलनी है, और वो बेचारा उसे लेनी तो है ही है, जाहिर सी बात है, जरूरत तो पूरी करनी है ना उसने, क्योंकि ये तो जरूरियात जिंदगी है, तो ख्वाहिशात में आती नहीं है ना, इसके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते, चल नहीं सकते। ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, थोड़ी तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे, चारा ही नहीं है। फिर सेकंड करेंगे, अभी ये खुलेंगे सस्ते बाजार मुख्तलिफ शहरों के अंदर, ठीक है, नाम के होंगे, बस नाम के होंगे, और उस पर भी सब्सिडी दी जाती है। वो सब्सिडी फिर इस तरह तकसीम अदारों में जहाँ पे करप्शन के बादशाह बैठे हुए, ठीक है, वो कुछ तो ये जो खाते की मेरी बात सुने, अब एक बंदे ने तो चले कर ली, जैसे कि अभी आपने बात की यूटिलिटी स्टोर में अगर एक अमला है उसमें 10, क्या एक में भी ये चीज नहीं आती कि मुझे ये नहीं करना या मैं नहीं करूंगा, मतलब सबके सब जो है वो उनका ज़मीर सबका ही मर चुका है, मतलब रहेगा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं है, ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। आप देखिए, मुझे 25-26 साल 26 साल हो गए जर्नलिज्म करते हुए सहाफत में। मैं थ्रू आउट देख रहा हूँ कि अगर कोई ईमानदार अफसर किसी एक सीट पर आ जाता है और वो कहता है कि जी मैंने इसको अपने तरीके से इस्लामी मतलब जो मुल्क का या ईमानदारी से चलाना है, तो वो सीट पे महीना 2 महीने ज्यादा नहीं टिक सकता, उसको वहां से हटा दिया जाता है। उससे बड़ा करप्ट जो है वो मतलब बिठा दिया जाता है, बड़ा करप्ट वहां बिठा दिया जाता है। तो वो ईमानदार आदमी की तो इस माशरे में जरूरत ही नहीं है। मैं लास्ट 2 साल पहले एक यूनिट स्टोर पे मेरा एक बंदा वाकिफ था, मैं उससे खबर निकालता था कि किस टाइम चीनी आती है, किस टाइम से। तो जब वो मैंने उनको कहा कि ये, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया कि वो कौन सा बंदा जो शाह साहब को खबर देता है। अच्छा, उन्होंने उसको निकाल दिया। ठीक है, मतलब वो अपनी जॉब से ही जाए, वो बेरोजगारी हो जाए बेचारा। हाँ, अगर कोई ईमानदारी करेगा। जी जी प्लीज।
ہم اگر ماشاءاللہ ہمارے پاس مجھے ہوئے دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں جو اس بات کو اہل دانش سے لے کر اہل علم ادب سب لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں، عنان حکومت پہ جو لوگ ہیں، اس کا بہترین حل ایک رائے یہ ہے کہ پچھلے دنوں میری ایک سفارتکار سے بات ہوئی تو کہنے لگے سردار صاحب میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ آپ مسلمانوں کا رب العالمین، اور جہاں جہاں رب العالمین کی ربوبیت ہے وہاں ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین، رحمت بھی آپ کے پاس، رب بھی آپ کے پاس، وہ کل عالموں کا رب، اور جنت کے سب سے زیادہ دعوے دار آپ لوگ بالکل۔ تو جنت واٹ از جنت؟ یہ جنت ہے کہ رمضان شریف آنے سے پہلے آپ پلان کر رہے ہیں کہ میں پیاز کو مکس کر کے بیچوں گا تو مجھے بچت ہوگی۔ مصیبت یا سب سے بڑی آپ حیران کن بات جو انہوں نے کی کہ جیسی مسجد میں آذان ہوتی ہے تو وہی بندہ جو سب کچھ یہ کر رہا ہے سب سے پہلے اگلی صف میں بھاگ کے کھڑا ہوگا اور لوگوں کو بتاتا ہوا جائے گا چلو نماز کا ٹائم ہو گیا، چلو نماز کا ٹائم ہو گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ میرے ذہن میں یہ بات تھی اس فورم سے کہ ہم اس فورم سے حکومت وقت کو یہ میسج بھی دیں کہ جہاں جہاں آپ کے یوٹیلٹی سٹورز ہیں، مسجد ہماری بہترین اکائی ہے، مسجد کے جو کمیٹیاں وہاں بنی ہوئی ہیں ان کے 5-10 ارکان کو بحیثیت واچ ڈاگ اس لوکل یوٹیلٹی سٹور کے اوپر جو ہے وہ تعیناتی دی جائے، ان کو ذمہ داریاں دی جائیں، اور ہر عشرے کی وہ رپورٹ بنا کے اپنے اے سی ڈی سی لیول اور ڈسٹرکٹ لیول اور ڈویژن لیول پہ بھیجیں۔ یہ تب تھوڑا سا جو اژدہا ہے مہنگائی کا رمضان شریف کے موقع تھوڑا سا کم، کیونکہ اگر آپ نے دعا لینی ہے تو وہ دکھی دل سے دعا آپ کو ملے گی، اور وہ غریب کی جھگی سے آپ کو دعا ملے گی۔ بالکل جی بالکل۔ وہ کسی محل اور بڑی ماڑی میں بیٹھ کے اور اس طرح ٹرکوں کے ٹرک جو ہیں وہ اپنے ذخیروں میں آگے ذخیرہ اندوزی کر کے بیچنے کے بعد اس شخص کی یا اس تاجر کی دعا سے آپ کو تقویت نہیں ملے گی۔ آپ کا تن، من اور دھن جی وہ سب پوتر ہوگا، پاک ہوگا جب آپ ان 3 عشروں والے مہینے کو دونوں ہاتھوں سے اٹھ کے گلے لگا کے ویلکم کریں گے، تب آپ کا ایک دفعہ بھی اللہ کہنا قبول ہے، تب آپ کا ایک دفعہ بھی کہنا اگر آپ دل سے کہہ رہے ہیں تو آپ اپنے اس دلدار کو منائیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ جی جی، جب دیکھیں ہماری جو کاروباری کمیونٹی ہے نا اس کا المیہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو ان کی سوچ کیا ہوتی ہے کہ ہم نے ماہ رمضان کے 1 مہینوں میں اگلے 11 مہینوں کا جو ہے وہ ہم نے سارا کچھ کما لینا ہے، مطلب ہم نے اسی 1 مہینے میں پورے سال کی کر لینی ہے وہ مطلب تو کیا ہوگا جب اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا، دیکھیں کہ رزق جو ہے وہ ملے گا، کہ ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو چکے ہیں۔ سردار صاحب نے بڑی اچھی بات کی، ان کی بات کو فالو کرتے ہیں لیکن تھوڑا سا اختلاف رکھتا ہوں۔ اصل میں اور قوم کی تربیت ہونے والی ہے، قائد آنا چاہیے کوئی ایسا جو ان کی تربیت، یہ جیسے ان کا نا نماز مسجد کی کمیٹی جو ہے وہ اس پہ واچ کرے۔ تو مجھے بتائیں جو ہم نے زکوٰۃ چیئرمین بنائے ہیں وہ لوگوں سے پہلے گھر کا کام کراتے ہیں پھر اس کو زکوٰۃ کے پیسے دیتے ہیں، حالانکہ سرکاری پیسے ہوتے ہیں زکوٰۃ کے، لیکن وہ خود پہلے لوگوں سے اپنا کام کراتے ہیں پھر اس کے بعد مطلب اس نے تو پھر محنت کروا لی نا، وہ محنت کے پیسے پر زکوٰۃ تو نہ ہوئی ایک طرح سے۔ اللہ تعالیٰ کہاں موجود نہیں ہے، بالکل جی، کہتے ہیں جی انٹیریئر منسٹری ہے وہاں کرپشن ہو رہی ہے، اچھا جی اپنا کمیونیکیشن منسٹری میں کرپشن ہو رہی ہے، اچھا مذہبی امور، بھائی مذہبی امور میں کرپشن ہو رہی ہے، اب آپ نے ماضی میں دیکھا ہے کیا کچھ ہوا ہے، کیا کچھ ہوا، بالکل جی۔ مطلب جو اسلامی ادارے، جو اصلاحی ادارے، جو مطلب وہاں پہ تو وہ یہی بیوروکریسی ہے نا، جو انٹیریئر منسٹری میں بیٹھا ہے اسی نے اٹھ کے مذہبی امور میں جانا، وہ اس نے اٹھ کے ادھر چلے جانا، بالکل بالکل۔ یہ ہم لوگ جب تک اپنے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، بینگ اے مسلم جی، جب تک میں رانا رضوان ہر بندہ انفرادی طور پہ اپنے طور پہ ہم اپنے گھرانوں میں اور ہم تب جب تک ہم
अपने एंड पर अपने उसमें अपने आप से जब तक अच्छाई नहीं करेंगे, हम किसी और से क्या तवक्को रख सकते हैं? बिल्कुल तवक्को नहीं रखी जा सकती। काम तब ठीक होना जब इनफरादी तौर पे हर बंदा अपने आप को ठीक कर लेगा। जी बिल्कुल रिजवान साहब, बड़ी अच्छी बात की आपने। हमारे प्रोग्राम का टाइम थोड़ा मुख्तसर रह गया है, तो शाह साहब आपसे कोई एक पैगाम जो आप देना चाहें नाज़रीन को और आपसे जाना चाहेंगे? चेक एंड बैलेंस जब तक बेहतर नहीं होगा तब तक ये मुल्क और ये कौम ठीक नहीं हो सकती। मैं यूके में गया, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे कारोबार कैसे होता है। उन्होंने कहा यहाँ पे पाकिस्तान से ज्यादा करप्ट लोग मौजूद हैं, लेकिन हर वक्त वाच होते हैं, चाहे वो बस में बैठा हो, चाहे ट्रेन में बैठा हो, चाहे पैदल चल, हर बंदा वाच हो रहा होता है। जैसे उसे करना है उसको ऐसी कड़ी सजा मिलनी है कि बाकियों के कान खड़े हो जाए। अच्छा, बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने की कि बाहर के मुल्कों में इस तरह होता है। मैं भी देख के आया हूँ, मतलब साल में 4-4, 6-6 विजिट भी मेरे बाहर के होते हैं। बड़ी खूबसूरत बात ये है कि इस मुल्क में भी वाच होता है, इस मुल्क में भी वाच होता है। इस मुल्क में एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट बना हुआ है, लेकिन जो वाच करता है ये बना हुआ है। इस मुल्क में नैब बनी है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल के जवाब में आपने कहा था कि रेट्स बढ़ गए हैं। एक आम आदमी जब गलत काम करता है ना, मतलब ये ज़ख़ीरअंदोज़ जो हैं, हाँ ये जो कारोबारी तबका जो हम रमजान के वजह से बात कर रहे थे कि ये करप्शन करते हैं, लूट मार करते हैं। अच्छा, ये क्या होता है? अब मैं हूं ना, मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छे जूते पहनने हैं, अच्छी घड़ी रखनी है, अच्छा गाड़ी रखनी है, अच्छा घर रखना है, तो मैं मतलब अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए, मतलब मैं जनरल बात कर रहा हूं, मैंने गलत काम करना है। जाहिर है कि मैं गलत काम, क्योंकि वो हलाल तरीके से तो आप कम ही कमा सकते हो ना। अब होता क्या है कि मैं अपने लिए तो 100 रुपया गलत तरीके से कमा लूंगा। अब मुझे पता है कि अगर ये मैं कारोबार कर रहा हूँ, इसमें मेरा अगर मैं पकड़ा गया तो एंटी करप्शन आ जाएगी। अच्छा, मतलब वो FIA आ जाएगी, नैब आ जाएगी, सरकारी इदारों में। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, अब वो क्या करते हैं? 100 रुपये अपने लिए कमाते हैं, 100 रुपये एंटी करप्शन के लिए कमाते हैं, 100 रुपये पहले उनका हिस्सा नैब के लिए कमाते हैं, 100 रुपया और भी बहुत से। मतलब वो मुझे मैंने कहा ना कि जो मैं मिसाल दी थी कि जहाँ पे 1000 में काम होता था वहाँ पे 10,000 में इसलिए होना शुरू हो गया क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप तो बढ़ गया। पहले ही उसके लिए जो है इंतजाम पूरे कर लूं। ओहो, ये हालात तो बड़े नाजुक के चल रहे हैं। ये पॉजिटिव होती थी कि खंड खाओ रन खाओ। हाँ जी, वही ना, फिर उसी पे अब बिल्कुल जी बिल्कुल। हमारा जो प्रोग्राम का टाइम है खत्म हो गया। ये तो एक ऐसा टॉपिक है कि इस पे जितनी भी बात कर ली जाए ना तो कम है। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहते हैं और मैं भी यही कहना चाहूंगी कि महंगाई, करप्शन और ये जो बेरोजगारी है, इस पे हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, देखना चाहिए। इतने पढ़े लिखे नौजवान जो है वो हाथों में डिग्रियां लेके फिर रहे हैं और ऐसे काम कर रहे हैं जो कि वो नहीं करना चाहते और उनको करने भी नहीं चाहिए। इसी के साथ आपसे इजाजत लेंगे, अगले प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह नेगेबान।